चलो, सो लेट्स स्टार्ट कि हम क्या कहते हैं कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड और कीटोन के। अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस ये होता है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ये देखें ज़रा, अगर ये जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, इसकी दो वैलेंसीज ये फ्री होती है ना, तो एक पे भी हाइड्रोजन लगा हो, एक पे भी हाइड्रोजन लगा हो तो वो अल्डिहाइड बन जाए, वो अल्डिहाइड। यानी कार्बोनाइल ग्रुप पे अगर दो आर लगे हुए हैं, इफ आर इज इक्वल टू एच, तो ये क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू आर, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन। एक भी हाइड्रोजन होगा, एक भी हाइड्रोजन होगा तो कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड बन जाएगा। पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरी क्या बात, बेसिक स्ट्रक्चर बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इन अल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ एटलीस्ट वन अल्काइल और एराइल ग्रुप, while in ketone carbonyl group is attached with two alkyl or aryl group, ठीक है। तो aryl क्या किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकाल लें, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकालें तो एराइल ग्रुप है, अल्केन से हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। दिस इज द सिंपल थिंग। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप में, अल्डिहाइड में क्या होगा कि या तो एक अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा कि एक जो है आपका एराइल ग्रुप होगा। ये ऑप्शन है कि दोनों अगर एराइल ग्रुप है तो कीटोन होगा, बेंजोफिनोन कहेंगे। ये कंपाउंड जो है शुरू में हमने किया था इस चैप्टर में, दिस इज बेंजोफिनोन, सी डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा भी अगर बेंजीन हो, और दिस इज व्हाट एसीटोफिनोन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये आपका एसीटोफिनोन, और इस साइड वाला आपका बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है? दो एराइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर एक एराइल और एक हाइड्रोजन लगाते हो तो इसको कहेंगे बेंज अल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको बेंज अल्डिहाइड और सॉरी बेंजल और होता है, ये बेंज अल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है? पहला ये डिफरेंस हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में फ़र्क ये कि कार्बोनाइल ग्रुप पे अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो अल्डिहाइड होगा, दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं फिर भी अल्डिहाइड होगा, एक ही हाइड्रोजन लगा है फिर भी अल्डिहाइड होगा। अगर दोनों कीटोन हैं, सॉरी दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या होगा? कीटोन होगा। अगर दोनों फिनाइल हैं तो फिर क्या होगा? कीटोन होगा फिर भी। तो नाम क्या होगा? बेंजोफिनोन, एक फिनाइल एक अल्काइल, एसीटोफिनोन, ठीक है। और फिजिक्स प्रॉपर्टीज लिखा हुआ, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। तेरा बुक। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स इज रिलेटिवली हायर, क्योंकि कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर होती है, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा पोलर होते हैं और उनका मास स्लाइटली जो है अल्डिहाइड के मुकाबले में क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस वजह से अल्डिहाइड, सिंस कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन इज मोर पोलराइज्ड देन अल्डिहाइड। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, पर ठीक है मानते हैं, क्योंकि कीटोन्स में जो बॉन्ड होता है ना, कीटोन्स में जो बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और अल्डिहाइड में, सॉरी, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन, ये दोनों बॉन्ड नॉन पोलर है। अल्डिहाइड में ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर होता है, तो ये वाला बॉन्ड ये नॉन पोलर हो गया, ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर है। तो पोलरिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, पर क्योंकि अल्डिहाइड लाइट वेट होते हैं, एक साइड पे हाइड्रोजन है, और कीटोन जो है वो थोड़ा हैवी होते हैं, इस वजह से उसका मास क्या, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कीटोन्स आर मोर पोलराइज्ड देन अल्कोहल्स। और दूसरी बात क्या, रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, किसकी ज़्यादा होती है? रिएक्टिविटी एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से, वो ऑक्सीडाइज भी जल्दी होते हैं, ठीक है। और अल्डिहाइड में क्योंकि जो ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन छोटा सा है, तो अगर एडिशन रिएक्शन होता है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल को हिंडर कम करेगा, रुकावट ज़्यादा कम डालेगा। तो अल्डिहाइड ईजिली एडिशन रिएक्शन भी देते हैं और ईजिली ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं। तो अगर एडिशन और ऑक्सीडेशन की बात करें तो दोनों की रिएक्टिविटी इक्वल है, पर अगर रिडक्शन की बात करें, ठीक है, सॉरी, अगर एडिशन और ऑक्सीडेशन की बात करें तो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कीटोन स्टेबल होते हैं। पर रिडक्शन की बात करें, वहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, फिर भी कंपेरेटिवली किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? अल्डिहाइड की, ठीक है। ये भी हम ऑलरेडी करें। अब ऑक्सीडेशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने ये पढ़ा हुआ था, कल ही पढ़ा था कि अल्डिहाइड के पास एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से, एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और अल्डिहाइड जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर कीटोन खाली किससे होते, किससे, स्ट्रॉन्ग से। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। कीटोन्स आपको एसिड की साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी देगा। वॉइस लाउड करूँ, कैसे लाउड करूँ इसका, लेट मी इंक्रीज द वॉइस, कैसे, सही तो है, तो ऊपर तो चले चले, अब सही है, इवन तो आई हैवंट डन नथिंग, पर फिर भी सही है, सही है, सही है, नहीं सही, माइक फेंक दो। तो दूसरी बात क्या थी कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन जल्दी किसकी होगी, अल्डिहाइड की, देर से किसकी होगी, कीटोन की। फिर हमने ये देखा था कि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है पर कीटोन्स को नहीं कर सकता। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दोनों को कर सकता है, अल्डिहाइड को भी और कीटोन को। कीटोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे से नहीं होते। किससे होते हैं, वीक से नहीं होते, स्ट्रॉन्ग से हो जाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा होगा। तो कीटोन्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक और आपको ऐड करवाया था कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इनके साथ जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। उसके बाद वाइल अल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज बाय कार्बोक्सिलिक एसिड विथ माइल्ड का मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज आपका क्रोमिक एसिड हो गया, टोलिन्स रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गई, बेंडिक्स रिएजेंट हो गया, तो ये इनके साथ रिड्यूस होता है, ठीक है। रिडक्शन टू अल्कोहल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि दो किस्म की रिडक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की। एक तो टोटल रिडक्शन, यानी आपके जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में, और दूसरा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे अल्केन में। तो अगर अल्केन में जो है किस रिएजेंट के साथ होंगे, हमने दो रिएजेंट किए थे। क्लेमेंसन रिडक्शन की थी जिसमें जिंक अमलगम और HCl यूज़ करते हैं, दूसरा हमने हाइड्राजीन के साथ रिडक्शन की थी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या बनता है, अल्केन बनता है। क्लेमेंसन रिडक्शन में और वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या बनता है, अल्केन बनता है। पर अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो या आप कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन करते हो, यानी सोडियम पोटाशियम सोडियम की बात कर रहा हूँ मैं, या आप जो है सोडियम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोडियम इथॉक्साइड यूज़ करते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, वो रिड्यूस जो करेगा वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल देगा। पर हमारे बुक में कौन सा रिएजेंट दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ आप सोडियम बोरान हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरान हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, ये हो गया कि अल्डिहाइड। अच्छा, दूसरा फर्क क्या है कि आपके जो अल्डिहाइड है जब वो रिड्यूस होंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल देंगे, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कौन देंगे, कीटोन। हाँ, अगर आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो अल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा और कीटोन आपको कौन सा अल्कोहल देगा, कौन सा अल्कोहल देगा, दोनों नहीं देंगे, अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्केन में। कल यही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है भाई, एप्लीकेशंस। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस, अल्डिहाइड की क्या एप्लीकेशन है कि यूज्ड एज अ की इंटरमीडिएट इन वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अल्डिहाइड जो है ये कह रहा है कि काफ़ी सारे रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद ये फिर किसी और चीज़ में, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसके पास क्या मौजूद है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे प्राइमरी को, तो पहले वो अल्डिहाइड बनाएगा, पर अल्डिहाइड स्टेबल नहीं होगा, इंटरमीडिएट होगा, वो क्या देगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक। इम्पॉर्टेंट कीटोन्स, इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आपको बड़े बड़े कंपाउंड बनानी है तो एसीटोन वहाँ पे डायरेक्ट रिएक्ट भी करता है और एज अ सॉल्वेंट भी रिएक्शन में काम आता है। एक गुड मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर और फ्रेग्रेंस की बात करें तो प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक एरोमा एंड टेस्ट टू मैनी नेचुरल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, वेनिलीन, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप बात करते हैं छोटे अल्डिहाइड की, छोटे अल्डिहाइड जो हैं वो बदबूदार होते हैं, वो आप एज अ फूड में यूज़ नहीं कर सकते। फिर कल हमने देखा था इनकी प्रॉपर्टीज़ में कि जो आपके
बड़े बड़े एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, उनमें जो है वो बदबू नहीं, उनमें खुशबू होती है, उनका एक अपना प्रॉपर टेस्ट होता है। तो इनको आप ये जो बेंज एल्डिहाइड वगैरह है, वेनिलिन, ये आपको आइसक्रीम वगैरह, वनीला आइसक्रीम में जो है ये उसके इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट होते हैं। तो यूज एज अ फ्लेवरिंग, कीटोन्स की बात करें, यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवर देते हैं, फ्रेग्रेंस, खुशबू देते हैं फूड में, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम इंडस्ट्रीज, और नेल पॉलिश रिमूवर है, आपको पता है इसका। फार्मास्यूटिकल की बात करें कि सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर वेरियस फार्मास्यूटिकल सच एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड एनेस्थेसामाइंस, ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, जो एंटी पोलियो वैक्सीन बनती है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग में भी फार्मल्डिहाइड यूज होता है। तो अल्डिहाइड मेडिसिन में भी यूज होते हैं। सम कीटोन्स आर यूज्ड एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन, यानी कुछ कीटोन्स जो हैं वो एक्टिव कंपोनेंट होती हैं फार्मास्यूटिकल्स में, कौन से होते हैं पता नहीं। एज अ सॉल्वेंट की बात करें तो फार्मल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर सर्टेन रिएक्शंस। फार्मल्डिहाइड एज अ सॉल्वेंट बात करें तो हम इससे फार्मेलिन बनाते हैं। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फार्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फार्मेलिन, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के क्या आती है, काम आती है। यानी आप कोई भी डेड प्लांट है, डेड बॉडी है, डेड एनिमल है, डेड बर्ड है, आप उसको लंबे समय तक जो है वो प्रिजर्व कर सकते हो, वो वैसा का वैसा रहेगा। शर्त ये है कि आप हर साल फार्मेलिन चेंज करते रहोगे, ठीक है। एसीटोन इज वाइडली यूज फॉर केमिकल रिएक्शन एंड नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। आए भाई ये करते हैं, क्या कहते हैं, बताते जाए। पहले में क्या होना चाहिए, कीटोन्स रिएक्ट विद लिथियम एल्डिहाइड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। अल्केन तो नहीं देंगे ना, इसके साथ अल्केन नहीं, किसके साथ, हाइड्रोजिन और जिंक अमलगम HCl के साथ, क्लेमेंसन रिडक्शन के साथ, ठीक है। अदर रिएक्शन यूज्ड टू ऑक्सीडाइज कीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कीटोन्स इनटू, यानी कीटोन्स के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक है, वीक वीक और वीक, हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। अच्छा, द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज sp2 है, ठीक है। एसीटोफिनोन इज मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, इट कंटेन्स क्या हो, 1 अल्काइल 1 एराइल, 1 अल्काइल 1 एराइल, किधर है 1 एराइल हाइड्रोजन एटम, 1 अल्काइल एंड 1 एराइल, सी, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज फार्मल्डिहाइड। क्यों, कम से कम जो रुकावट होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी हाइड्रोजन की छोटी साइज की वजह से, न्यूक्लियोफाइल इजीली जो है पहुंच पाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक, वो किसमें, इसमें, फार्मल्डिहाइड। चलें इसको सेव करते हैं। तो देखें ये पूरे चैप्टर का निचोड़ आ रहा है आपको, यही चीज़ें जो हमने पूरे चैप्टर में की थी, तो आप फटाफट सुना रहे हो। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ नंबर 7 को देखिए कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, हमने पढ़ा था कि अगर खाली इथाइन होगा तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, इथाइन होगा तो अल्डिहाइड, कोई भी और अल्काइन होगा तो क्या मिलेगा, कीटोन। तो प्रोपाइन है तो क्या मिलेगा, एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, जितनी कार्बन कम होंगे उतना जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर टेस्ट विथ टोलिन्स, टोलिन्स रिएजेंट एक माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल नहीं, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन देगा, फार्मल्डिहाइड वा देगा, ठीक है। ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बाय जिंक, ये कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लियर। तो ये सारे आपके हो गए, क्या हो गए, ये चैप्टर आपका इधर ही मुक गया, ये मुक गया। तो दूसरे पे आते हैं। लेट्स इंट्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, न्यू चैप्टर, खुल जा सिम। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये अल्काइल ग्रुप CH3 CH3 CH2, उसके बाद ये CH2 C डबल बॉन्ड हो। इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर है क्या, कैन रिकग्नाइज, इसकी स्ट्रक्चर ये है कि CH3 फिर C एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर C 2 हाइड्रोजन, फिर C ये कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन, फिर O, फिर H। तो इसमें क्या चीज़ हो गई, 2 ग्रुप है, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, मैंने उल्टा कर दिया जिगज़ैग,
तो ये ग्रुप है, तो इसको आप उल्टा कर लो, ठीक है। तो ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं। पहली बात है इंट्रोडक्शन की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं, जिसमें कौन सा ग्रुप हो? इसमें दो ग्रुप होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप की जो दो फ्री वैलेंसीज हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के पास क्या होता है, ये देखें, दो फ्री वैलेंसीज हैं। ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं जनरली इनको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जनरली किसको कहते हैं हम? एल्डिहाइड्स को, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप के सिवाय दूसरा ग्रुप नहीं होता। कार्बोनाइल ग्रुप के सिवाय दूसरा ग्रुप नहीं होता। अब अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, उसकी एक वैलेंसी पे OH लगा है और दूसरी पे R है, तो ये हो जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ OH दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बो फॉर कार्बोनाइल, ऑक्साइल फिर OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, उसकी एक वैलेंसी पे NH2 लगा हुआ है और दूसरी पे R लगा हुआ है, तो ये अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अमाइड। तो ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, पर इसमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है, तो ये अमाइड हो गया। अगर कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी पे हैलोजन एटम लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड। तो इसको सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों नहीं कहते? एल्डिहाइड और कीटोन को क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कोई भी दूसरा ग्रुप होता ही नहीं सवाए कार्बन और हाइड्रोजन के। तो CH3 कर लें, तो इसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन और कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इनमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से इनको सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं कहते। हम कहते हैं कि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप ज़रूर मौजूद है, पर इनकी प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होंगी? ज़्यादा होंगी, सॉरी चेंज होंगी, ठीक है। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड OR अगर अल्कोऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ईस्टर। ये क्या बन गया? ईस्टर, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स हैं। दे कैन बी एल्डिहाइड्स, दे कैन बी कीटोन्स, दे कैन बी ईस्टर्स, दे कैन बी अमाइड्स, दे कैन बी एसिड एनहाइड्राइड, दे कैन बी व्हाट, आपको क्या हो सकते हैं? यही हो सकते हैं, ठीक है, एसिड हैलाइड वगैरह हो सकते हैं। तो ये कंपाउंड हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होंगे? जिसमें COOH ग्रुप लगा होगा। अब COH को अगर तोड़ें तो क्या चीज़ है? C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है और OH क्या है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप, कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हो? साइड में OH ग्रुप, ठीक है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, ठीक है। इन दीज कंपाउंड्स 1 or 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच विथ अल्काइल और एराइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है तो अल्केनोइक एसिड कहेंगे, अगर एराइल ग्रुप के साथ लगा है तो उसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोइक। तो बेंजोइक एसिड में क्या होगा कि यानी अगर ये जो है अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे लगा तो इसको अल्केनोइक एसिड कहेंगे। अगर आपका बेंजीन रिंग है आपके पास और उस पे COOH लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। होगा क्या? आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कंपाउंड में COOH की मौजूदगी, COOH की मौजूदगी हमें बताती है कि हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वर्सटाइल कंपाउंड्स, दे हैव मेनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स। इन फूड इंडस्ट्री दे आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। एसिटिक एसिड को हम जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। कि अगर आप खाना कोई पका के रख देते हैं तो थोड़ा सा कोई एसिड डाल दें तो एसिड की मौजूदगी में बैक्टीरियाज नहीं आएंगे तो आपका खाना जो है वो 2, 3, 4 दिन तक चल जाएगा, ठीक है। जब तक एसिड का इफेक्ट रहेगा तो वो खाना जो है आपका वो प्रिजर्व रहेगा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो टच नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी बाल्टी जो है वो खाने में एसिड की डाल दें, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स डाल लेने तो जाके उसका टेस्ट भी ज़्यादा चेंज ना हो और आपका फूड भी जो है वो क्या रहे? प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो फ्लेवरिंग एंड एसिडिटी रेगुलेटर्स, ठीक है, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी फार्मास्यूटिकल्स। बहुत सी से दवाइयाँ बनती है सच एज एस्पिरिन टेबलेट
इबुप्रोफेन जो ब्यूफेन में ग्रुप होता है वो, पेंसिलिन ये पेन किलर है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ब्रेकडाउन ऑफ फैट, carbohydrates. Carboxylic acids are used as starting materials in the manufacturing of polymers such as nylon, such as polyester. अब नायलॉन में भी जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। नायलॉन में हमने पढ़ा था कि नायलॉन में इथाइलिन ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड होता है। नायलॉन में सॉरी क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड होता है पॉलिस्टर में। इसमें ईस्टर कैसे बनता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। अब आपको पॉलीमर बनाना है तो आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा ताकि वो दोनों साइड से क्या हो सके, एस्ट्रीफाई हो सके। और डाइओल लेना पड़ेगा, ग्लाइकोल लेना पड़ेगा, दोनों साइड से OH हो, ताकि दोनों साइड से एस्ट्रीफिकेशन होती जाए, रिएक्शन बढ़ता जाए। और टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी, एडिशन होगी, कंडेंसेशन। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी कंडेंसेशन, जिसमें साइड प्रोडक्ट बनेगी, वाटर बनेगा। ईस्टर कैसे बनेगा, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे रिएक्ट कराते हो, अल्कोहल से, तो एक वाटर निकलता है। दोनों साइड से जब रिएक्शन होता जाएगा तो ये पॉलीमर बनता जाएगा। नायलॉन में होता है इसमें होता है क्या होता है यार, टरफेलिक एसिड होता है और हेक्सामेथाइलिन डायमाइन होता है, ठीक है, यानी अमाइनो ग्रुप होता है नायलॉन में। चलिए भैया ये इसके कुछ यूजेस हैं, रटे वाली बात है, ये आप खुद रटा लगाओगे। हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कलर एंड आर्डर पे। तो सूंघने की बात करें तो आप बेहोश हो जाएंगे, बहुत ही बदबूदार होते हैं। तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर जनरली कलरलेस। तो अगर एलिफेटिक एसिड है और ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सॉलिड, और जनरली कलरलेस। दे हैव पंजेंट आर्डर, यानी चुभने वाली खुशबू। अगर आप इसको सूंघेंगे तो आपका गला जो है वो बिल्कुल दबेगा। और अगर आप कभी विनीगर आपने सूंघ के देखा घर में रखा हुआ, जो एसिड सांस होता है, तो आपकी सांस वो सांस लेगी। However, in the intensity of odor increases as the length, तो ये जो उसकी जो चुभने वाली प्रॉपर्टी है उसकी खुशबू या बदबू में, वो जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये इंटेंसिटी कम होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसे होता है भाई, ये देखें, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है इस पे हाइड्रोजन पे डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे, ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या समझते हो कि ये पोलर सॉल्वेंट में और वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर एंड अल्कोहल्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ दीज सॉल्वेंट्स। इनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाउएवर एज द लेंथ ऑफ, ये सब में कॉमन होती है कि कोई भी कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल है या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, अगर उसमें कार्बन की लेंथ बढ़ती जाएगी तो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, घट होती जाएगी, कम होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, अगर आप अल्केन से कंपेयर करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। अल्कोहल से ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, अल्कोहल से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वाले फ्रेगमेंट के साथ साथ एक पोलर कार्बोनाइल ग्रुप भी है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ डायपोल डायपोल फोर्स भी इन एडिशन है, ठीक है। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे ज़्यादा होगी, जो कंपेरेबल अल्कोहल्स होंगे उनसे क्या होंगी, वेट वाले, उनसे ज़्यादा होगी। कंपेयर टू अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर पोलर एंड हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स। As a result, carboxylic acids are generally higher boiling points than their corresponding alcohols. यानी आप अगर फार्मिक एसिड को मिथाइल अल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो फार्मिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट दो वजह से ज़्यादा होगी। एक तो उसका मास ज़्यादा है, उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस वजह से उसका जो है क्या होगा, कार्बन सेम है, एक ही कार्बन है दोनों में, पर उसका मास ज़्यादा है। दूसरी बात कि उसमें दो पोलर ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा फार्मिक एसिड और कार्बोनाइल ग्रुप डायपोल डायपोल फोर्स भी होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली एग्जिस्ट इन साइकिल डायमर। तो ये ये आपका एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस साइड पे, एक कार्बोक्सिलिक इस साइड पे। अब इसका हाइड्रोजन और इसका जो ऑक्सीजन है ये आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका हाइड्रोजन और इसका जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ये आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे कह रहा है कि ये एक साइक्लिक डायमर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू साइकिलाइज होते हैं, और ये साइकिल स्टेबल नहीं होगी क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड से नहीं, ये फिजिकल इंटरेक्शन से बनी हुई है। तो दूसरा कोई भी अगर इसको टक्कर मारेगा तो साइकिल टूट जाएगी।
ठीक है बेटा, इसमें कोई इंट्रोडक्शन कुछ और है तो देखते हैं, वरना वाइंड करते हैं। स्ट्रक्चर को कर लेते हैं, ठीक है। एसिडिटी इसकी लंबी टॉपिक है, इसको कल देखेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो ये देखें, अब ये है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, तो कितने सिग्मा बांड है, 4। ये अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp3। चलिए इसके सिग्मा बांड काउंट करें, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा क्या होना चाहिए, sp2। ऑक्सीजन को जरा कंपेयर करें, एक सिग्मा एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा sp3 होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कार्बन कार्बन बांड, फिर कार्बन ऑक्सीजन बांड, फिर कार्बन ये डबल बांड, उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये बांड कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है ये डू नॉट हाइब्रिडाइज, ये ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज नहीं होगा, कार्बन होगा, डू नॉट हाइब्रिडाइज। क्यों भाई, अब हाइब्रिडाइज होने के लिए एलिमेंट को सेंटर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। उसके बाद दूसरे एलिमेंट हो, ऑक्सीजन बाहर है, तो इस वजह से ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज नहीं होगा। वो किसके साथ लगा हुआ है, कार्बन के साथ, कार्बन हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप में जो है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो ये बांड कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन sp3 और sp2 ये कार्बन, ये बांड कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस कार्बन के पास जो है, इस कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाएगी, सिग्मा बांड, और जो अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगी, पाई बांड। अब ऑक्सीजन के पास कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक py होगी, एक pz होगी। अगर ये हाइब्रिडाइज होता तो sp3 ऑर्बिटल होगी, पर क्योंकि ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा तो इसके पास एक py होगी और pz। py अगर सिग्मा बनाती है तो pz क्या बनाएगी, पाई। अगर pz सिग्मा बनाती है तो py क्या बनाएगी, पाई बांड। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। और ये कार्बन ऑक्सीजन बांड कैसे बनेगा, ये कार्बन sp3, ठीक है, ये कार्बन कैसे आया, इधर ऑक्सीजन लगाए ना, तो ये ऑक्सीजन sp3 है, तो कार्बन ऑक्सीजन बांड कैसे बनेगा, sp2 sp3, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड कैसे बनेगा, चलिए